रही है? हाँ सर, हो रही सर। अभी हमने स्रोतस सारे हो गए थे ना, कोई स्रोतस के दृष्टि के लक्षण और कारण बचे तो नहीं थे? नहीं सर, नहीं सर। ठीक है, हम चिकित्सा देख रहे थे। यस सर। उसमें खास करके है प्राण, उदक और अन्न व स्रोतस, उसके लिए प्राण के लिए श्वास की चिकित्सा। प्राण व स्रोतस अगर दुष्ट है तो, उदक व स्रोतस अगर दुष्ट है तो तृष्णा की चिकित्सा, और अन्न व स्रोतस अगर दुष्ट है तो आम की चिकित्सा। ये एक मतलब एक स्थूल रूप में चिकित्सा सूत्र दिया हुआ है। एग्जैक्टली सभी अन्न व स्रोतस में जैसे छर्दी है, दाह है, तो वहाँ करनी तो आम की चिकित्सा है, लेकिन पित्त शामन ये प्रधान कार्य रहेगा, तो उसको देख के अपनी चिकित्सा तय होगी। लेकिन अन्न व स्रोतस में हमें अग्नि को अच्छा करना है, ये मेन चीज ध्यान रखते हुए आम की चिकित्सा वहां करनी है। और विविध शीत पीतीय रसादीनाम यदौषधम। अब जो औषध बताए हुए विविध शीत पीतीय अध्याय में, अब हम वहां चलते हैं। उसमें भी मेरे हिसाब से मेद का, अस्थि का यहाँ तक हम हो चुका था। मज्जा शुक्र भी हो गया था सर, उधर अधूर तिक्तरस बताया था। हाँ ठीक है, तो अभी उसके बाद क्या चीज बाकी थी सर? यही अध्याय को कंटिन्यू करने वाले थे बस। विमान स्थान का यही अध्याय ना? यस सर, यस सर। ठीक है, वो हो गया था। अभी ये मूत्र विट स्वेद व चिकित्सा की, इसमें मूत्र के लिए मूत्रकृच्छ की चिकित्सा हो गई, स्वेद के लिए ज्वर की चिकित्सा हो गई, और मल के लिए पुरुष व स्रोतस दुष्टि के लिए अतिसार की चिकित्सा हो गई। ये प्रमुख रूप से चिकित्सा सूत्र है। अब यहाँ पे इससे हमें समझना है पूरा, जब भी हम रोगी परीक्षण करते हैं तो वहाँ स्रोतस परीक्षण मेन है। स्रोतस में भी स्रोतस के मूल स्थान देखना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने बोला कि अगर संधि में विकृति है तो कहीं ना कहीं मज्जा व स्रोतस की विकृति का आपको अनुमान लगाना पड़ेगा। फिर मज्जा के कुछ हेतु का सेवन तो नहीं हो रहा है, इसके बारे में आपको पेशेंट को पूछना पड़ेगा। और मज्जा में विरुद्धार तो एक हेतु है ही, इसके अलावा बाकी जो है उत्पेश, अत्यभिषंद, अभिघात, ये सब हेतु ये भी आपको पूछने पड़ेंगे। और खास करके जो ये हेतु है, जैसे रस व स्रोतस के हेतु है, हेतु सेवन होते ही हो सकता है आपको हफ्ते भर में, महीने भर में उसके लक्षण मिलने लगे। रक्त में और थोड़ा ज्यादा समय लगेगा। जैसे धातु गंभीर, उत्तरोत्तर गंभीर धातु के स्रोतस होने लगते हैं, वैसे इनके हेतुओं को काम करने में भी काफी समय लगता है। मज्जा व स्रोतस में क्या होता है, पेशेंट को कई बार 10-10 साल तक वो विरुद्धाहार का सेवन करता है, और उसके बाद में फिर उसके लक्षण दिखाई देना शुरू होते हैं। अब ये समझने के लिए हम फिर से सूत्र स्थान में जाएंगे। वो सूत्र स्थान के जो 28वें अध्याय के जो पॉइंट्स है, इसके साथ हमें समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पे इन्होंने आहार से मल और प्रसाद का भाग, इसके बारे में पहले बताया हुआ है। इसके बाद में हिताहार, अहिताहार, इसके बारे में डिस्कशन हुआ है। ये होने के बाद में फिर सारे धातु प्रदोषज व्याधियों के लक्षण जो है वो यहाँ दिए हुए हैं। उसके बाद उपधातु प्रदोषज व्याधियां वो भी बोली हुई है, इंद्रिय प्रदोषज व्याधियां भी बोली हुई है। तो ये सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। जैसे इंद्रियाणि समाश्रित्य बोला है, प्रकुप्यंती अदामूला,
उपघातोप तापाभ्याम योजयंत इंद्रियाणि च। अब इंद्रिय में विकृति है। अब इंद्रिय किसके आश्रित है? उत्तमांग के आश्रित है। अब उत्तमांग के आश्रित होने की वजह से इंद्रिय में विकृति आ गई, मतलब उत्तमांग से संबंधित हमें कुछ चिकित्सा करनी पड़ेगी। और उत्तमांग जो स्थान है वो किसका है? प्राणवा स्रोतस का स्थान है। प्राण का, खास करके प्राण वायु का कार्य क्षेत्र है। ठीक है, मूल स्थान भी अगर नहीं होगा फिर भी प्राण वायु का वो कार्य क्षेत्र है, तो उसमें हमें प्राण वायु पे भी काम करना है। और ये बोला हुआ है स्रोताओं से अन्यश्च दारुणे, तो बाकी स्रोतसों में विकृति आने के बाद भी इंद्रियों में विकृति आ सकती है। जैसे आपके सामने एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल है पक्षाघात। अब पक्षाघात का चिकित्सा सूत्र जो है वहां पे बस्ती नहीं दिया हुआ है, वहां पे विरेचन दिया हुआ है। तो उसके मल्टीपल फैक्टर्स, उसके रीजन बोले हुए हैं कि पक्षाघात में विरेचन क्यों। तो सबसे पहले कि ये उत्तमांग इंद्रिय प्रदोषज व्याधि हो गई, उत्तमांग उसका स्थान हो गया। प्राण वायु की हमें चिकित्सा करनी है, प्राण वायु की चिकित्सा अनुलोमन है, इसके लिए वहां पे ये होगा। उसके बाद में फिर आगे आता है जो इसमें इंद्रिय जो है वो ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, ये इन्वॉल्व होते हैं। हस्तपाद जो है वो कर्मेंद्रिय है। कर्मेंद्रियों में भी कंडरा और सिरा, इनमें विकृति आती है। ये कंडरा सिरा जो है ये उपधातु किसके है? अगेन रक्त के उपधातु है। तो रक्त की चिकित्सा क्या है? रक्त की चिकित्सा भी विरेचन है। रक्त, जहाँ रक्त की दृष्टि होगी उसके उपधातु के लिए भी हमें रक्त की ही चिकित्सा करनी पड़ेगी, इसलिए वहां विरेचन करना है। और तीसरा जो है वो मज्जा का स्थान है। मस्तिष्क जो है ये मज्जा का स्थान है, और मज्जा का स्थान होने की वजह से मज्जा के लिए हमने पिछले बार भी देखा है कि जो ग्रहणी है वो पित्तधरा कला, ग्रहणी वही मज्जा है। तो वो कला के आधार पे भी मज्जा के लिए जो चिकित्सा होती है वो विरेचन चिकित्सा ही होती है, इसलिए पक्षाघात में विरेचन है। अब वहां स्पेसिफिकली बोला हुआ है स्वेदनम स्नेह संयुक्तम, वहां स्वेदन करना है। कैसा? स्नेह संयुक्त करना है। वहां रुक्ष चिकित्सा नहीं करनी है। वहां पे अगर ये सब चीजें देखते हुए हम ये भी सोच सकते थे कि वो तो रक्त प्रदोषज व्याधि है तो हम रक्त मोक्षण भी वहां कर सकते हैं, लेकिन वहां क्लियर कट उन्होंने इंडिकेशन दिया है कि वहां पे हमें रुक्ष चिकित्सा नहीं करनी है, हमें क्षय नहीं करना है। धातु क्षय के वजह से ये चीज उत्पन्न हो रही है, तो वहां पे हमें स्निग्ध विरेचन देना है। तो ये चिकित्सा सूत्र आप इस तरह से, अगर आपको स्त्रोतस समझ में आएंगे, स्त्रोतस के साथ साथ कला समझ में आएगी, उसके बाद में चिकित्सा सूत्र किस व्याधि के लिए क्यों दिया हुआ है। अगर हम बिना कुछ सोचे समझे वहां पे ज्यादा मात्रा में निरूह बस्ती दे दे तो निरूह भी रुक्षता बढ़ाती है। स्नेह बस्ती और निरूह बस्ती साथ देते हैं तो इतनी ज्यादा रुक्षता नहीं आएगी, लेकिन सिर्फ हम निरूह बस्ती देंगे तो उससे रुक्षता बढ़ेगी। तो ये चीज भी आपके लिए सोचने के लिए है कि पक्षाघात में स्निग्ध विरेचन बोला हुआ है, स्नेह युक्त विरेचन बोला हुआ है। अब वो स्नेह युक्त स्वेदन करके विरेचन है, तो इसमें कई तरह से आप स्नेह युक्त स्वेदन करवा सकते हो। सर्वांग धारा करके विरेचन प्लान कर सकते हो, ये आपके ऊपर, आपके युक्ति के ऊपर डिपेंड है। जो सूत्र है उसको आपको कैसे समझना है, उसको पेशेंट में कैसे अप्लाई करना है, ये आपके ऊपर है। अगर आप इसमें आप समझ में आने लग गया कि इसमें स्रोतस कौन सा है, ये इंद्रिय प्रदोषज है या उपधातु प्रदोषज है, तो अपने आप इसका चिकित्सा सूत्र बनाना आपके लिए आसान हो जाएगा। अब यहाँ पे कंडरा सीरा के लिए बोला है स्तंभ, संकोच, खल्ली, ग्रंथि, स्पूरण, सुप्ति, ये सारी व्याधियां जो है ये उपधातु प्रदोषज व्याधियां बोली हुई है।
तो इनमें आपको उन उन जो मुख्य धातु है उनके चिकित्सा के बारे में भी उनके लिए जो चिकित्सा बताई गई है उसको भी ध्यान में रख के इनमें चिकित्सा करनी है। मलों के लिए पहले स्त्रोतसों में तो मल आ ही गए, लेकिन मल प्रदोष व्याधियां फिर से बोली हुई है। यहाँ क्या बोला है? मलानाश्रित्य कुपिता भेद शोष प्रदूषणम दोषा मलानाम कुर्वन्ति संगोत्सर्ग अतिवच। मतलब मलों में क्या होता है? संग हो सकता है या अति सर्ग हो सकता है। तो क्या है? अतिसार है या विबंध है, मूत्रकृच्छ है, मूत्राघात है या बहुमूत्रता है, स्वेदाधिक्य है या स्वेदावरोध है या प्रस्वेद है, ये सब चीजें देखते हुए आपको मलों की भी चिकित्सा करनी है। अब मल, ये मैंने प्रधान मल बोले, लेकिन मल जो है हर धातु के किट्ट भाग जो है उसको भी आपको मल में ही लेना पड़ेगा। जैसे अस्थि का मल है केश लोम नख, तो जहाँ अस्थि में विकृति आती है वहां केश लोम नखों में भी विकृति आएगी। तो केश लोम नखों की विकृति है खालित्य, एक व्याधि सिंपल समझ लो, खालित्य है। अब उसमें कई तरह के पैटर्न जो है वो मॉडर्न साइंस के अनुसार आएंगे। एलोपेशिया एरियाटा हो गया और मल्टीपल चीजें आएगी, लेकिन आपको चिकित्सा करते समय आप केवल बाह्य अभ्यंग बाह्य तेल लगाने के लिए दोगे, उससे जो है वो मल सही होंगे ये नहीं हो सकता। आपको मल में विकृति आ रही है तो कहीं ना कहीं अस्थि व स्रोतस में विकृति आ रही है। किस में विकृति है ये आपको देखना पड़ेगा। रस धातु में विकृति है तो भी अकाले वलय पलितानी बोला हुआ है, तो रस के वजह से है। रस को ठीक करोगे उससे जो है वो मल ठीक हो जाएगा। रक्त की विकृति है, रक्त की विकृति के वजह से पित्त वृद्धि अत्यधिक हो रही है, उसके वजह से खालित्य या पालित्य ज्यादा है, या उसके वजह से केशों में विवर्णता आ रही है, तो आपको रक्त दृष्टि ठीक करनी पड़ेगी। या ओवरऑल खालित्य ज्यादा हो रहा है, जो हेयर की क्वालिटी है वो क्वालिटी ही गड़बड़ उत्पन्न हो रही है, तो फिर आपको अस्थि के ऊपर सोचना पड़ेगा। इस तरह से मल प्रदोष जो व्याधियां है उनके बारे में आपको सोचना पड़ेगा। और उसमें अब मान लो अस्थि प्रदोषज ही आपका खालित्य है, तो वहां पे पंचकर्माणि भेषजम बोला हुआ है, तो पंचकर्म आपको करना ही पड़ेगा, उसके बिना ये ठीक नहीं होगा। आप बाह्य बहिपरिमार्जन चिकित्सा कितना भी कर लो उससे ये ठीक नहीं होगा। जब ऋतु के अनुसार बारंबार संशोधन होगा उसके बाद जाके इसमें जो है केश लोम ये चीजें सही होने लगेगी। ये चिकित्सा सूत्र जो है ये हमने सारे देख लिए। अब इसके आगे के ये पॉइंट बहुत जरूरी है, ये समझने के लिए हमें संशोधन के हिसाब से भी समझने हैं और व्याधि और स्त्रोतो दृष्टि के हेतुओं के हिसाब से भी हमें समझने हैं। क्या बोला है? व्यायामाद उष्मण स्थैक्ष्णाद हितस्य अनवचारणात् कोष्ठात् शाखा मलायांति द्रुतत्वान् मारुतस्य च। व्यायाम करने के वजह से, उष्मा की तीक्ष्णता के वजह से, अहित आचरण करने के वजह से कोष्ठ से मल जो है वो शाखा के तरफ आते हैं, और वो भी वायु की द्रुतता, वायु की गति अगर ज्यादा है तो भी कोष्ठ से जो मल है, दोष है, वो शाखा के तरफ आएंगे। अब ये क्या होता है? ये वहां जाके पड़े रहेंगे। दूसरा श्लोक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तत्रश्चास्य विलंबन्ते कदाचिन्न समीरतः, वो वहीं पड़े रहेंगे। नादेश काले कुप्यन्ति भूयो हेतु प्रतीक्षिणः। अब ये कुपित नहीं होते हैं, अपने हेतु की प्रतीक्षा करते रहते हैं। अब यहाँ पे आपको पेशेंट की काउंसलिंग के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। पेशेंट आपके पास आके बोलेगा कि
मैं तो रोज समोसा खाता हूँ, मैं तो रोज गड़बड़ खाता हूँ, मैं तो रोज दही खा रहा हूँ, मुझे कुछ भी नहीं होता है। इसने एक दिन खा लिया, इसको तुरंत खांसी जुकाम हो गई, तो इसका क्या कारण है? मतलब दही, उसको ये लगता है पेशेंट को कि दही खाने से कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत जो है उसके दोस्त में ही कुछ है, या उसके जो साथी है जिसको दिक्कत हो रही है, जिसको खांसी जुकाम हो रहा है, उसी में कोई दिक्कत है। जो मेन पॉजिटिव फैक्टर है वो पॉजिटिव फैक्टर है ही नहीं। तो ये जो श्लोक है, इससे आपको समझ में आएगा कि शरीर में बदलाव कैसे होते हैं। दोष दृष्टि तो होगी, दोषों की अंश कल्पना बदलेगी, दोष शाखागत होंगे। अब शाखागत होने के बाद में व्याधि कारकत्व उनमें कब आता है? जब हम सुश्रुत षट्क्रिया काल हमने पढ़ा हुआ है, संचय, प्रकोप, प्रसर, और जब स्थान संचय होता है तब व्याधि के लक्षण उत्पन्न होते हैं। जब तक स्थान संचय नहीं होते हैं तब तक उसके लिए जो है विकृति बोला हुआ है, और उसके आगे जो है स्थान संचय, उसके बाद व्यक्ति और भेद, इसके लिए नाम दिया हुआ है विकार। पहला पार्ट जो है ये हमेशा शरीर में होता रहता है। अब जिसमें ख वैगुण्य है उसमें विकृति या विकार जल्दी होंगे। जिसमें ख वैगुण्य नहीं है, जिसके शरीर के धातु जो है वो सुगठित है, जिसमें कहीं पे भी विगुणता नहीं है, उसमें विकार जो है वो जल्दी उत्पन्न नहीं होंगे। यही इसी को हम बोल सकते हैं वैदिक क्षमत्व, क्योंकि हेतु सेवन सभी कर रहे हैं, हेतु सेवन रेगुलर सभी कर रहे हैं, लेकिन व्याधि कुछ ही लोगों को हो रहा है। उसका कारण जो है वो ये है, जो प्रकोपित दोष जो है वो शाखाओं में जाके पड़े रहते हैं, और वो उचित देश काल की प्रतीक्षा करते हैं। अब ये देश मतलब क्या? शरीर का देश जहाँ पे ख वैगुण्य है, वो उसकी प्रतीक्षा करते हैं। जहाँ पे ख वैगुण्य मिल गया उनको, वहां पे वो स्थान संचरित होंगे, और स्थान संचरित होने के बाद में फिर व्याधि उत्पन्न होगी। अब ये डिपेंड होता है ख वैगुण्य कौन से स्त्रोतस में है। जिस स्त्रोतस में ख वैगुण्य है वहां के हिसाब से, अब ये अगर शुरुआती धातु है तो उनमें सुख साध्य व्याधियां उत्पन्न होगी। जितने ये धातु जो है या स्रोतस गंभीर होते जाएंगे, उतनी व्याधियां जो है वो भी गंभीर और कष्ट साध्य होती जाएगी। तो सबसे मेन ये चीज ध्यान रखनी है कि हेतु सेवन करते ऐसे जरूरी नहीं कि हर हेतु प्राधानिक हेतु ही होगा, ठीक है। कुछ व्यभिचारी हेतु भी होते हैं जो व्याधि उत्पन्न नहीं करते हैं, और मैक्सिमम व्यभिचारी हेतु रेगुलर, जिनके शरीर में व्यभिचारी हेतुओं का सतत अभ्यास होता है, वो लंबे समय में जाके उनको व्याधि उत्पन्न होती है, और वो व्याधि जनरली कष्ट साध्य व्याधि होती है। तो इसके लिए आहार विहार का महत्व जो है वो बोला हुआ है। अब ये किसी में नहीं हो, इसलिए ऋतु संशोधन एक कंसेप्ट अपने यहाँ बोला हुआ है कि ऋतुओं में, हर ऋतु में सभी ने, स्वस्थ व्यक्ति है वो स्वास्थ्य रक्षण के लिए भी आपको संशोधन करवाना है। तो ये जो इस तरह से दोष जो है शाखाओं में जाके रुके हुए हैं, शाखाओं में जाके घूम रहे हैं, उनका निर्हरण हो जाएगा, तो उनसे भविष्य में होने वाली व्याधियों से हम बच सकते हैं। अब उसके आगे की चीज है, उसके विपरीत चीज हमें क्या करना होता है? वृद्ध्या विषंदनात् पाकात् स्त्रोतोमुख विशोधनात्। दोषों की अत्यधिक वृद्धि हो गई, दोषों का विषंदन हो गया, पाक हो गया, जैसे लंघन होता है या पाचन औषधियां लेते हैं उससे दोषों का पाक हो जाता है, उससे भी दोष शाखाओं से कोष्ठ में आने लगते हैं। स्त्रोतोमुख विशोधन अगर जहाँ पे हो गया है, मतलब स्रोतसों का काम जो है वो सही होने लग गया है, तो दोष जो है वो शाखाओं से फिर से कोष्ठ में आ जाते हैं। अब इसका
इसका एग्जाम्पल क्या है? वमन के पूर्व हम उत्क्लेशक आहार देते हैं। वो कब देते हैं? वमन के एक रात पहले। दिन में क्यों नहीं देते हैं? दिन में देने से क्या होगा कि वो जो भी दोष है, वो दोष आहार का पाचन होने के बाद जो कोष्ठ में बढ़े हुए दोष है, वो रात्रि के समय में बढ़ेंगे। हमें रात्रि में वमन नहीं करना है, हमें वमन करना है सुबह। तो जो शरीर में आहार पाचन का नियम है, पहले आहार का पाचन, फिर दोषों का पाचन, फिर धातुओं का पाचन। तो आहार पाचन, रात्रि का आहार लिया है, उसका पाचन हो गया। अब वो आहार आपने कफ प्रधान ऐसा आहार लिया, कफ को बढ़ाने वाला आहार लिया, जिससे क्या होगा? सुबह के समय में कफ काल में कोष्ठ में ज्यादा मात्रा में कफ बनेगा। अब वो ज्यादा मात्रा में कफ बना हुआ वृद्ध कफ क्या करेगा? शरीर के अन्यत्र जो कफ है उसको अपने तरफ आकर्षित करेगा, और ये जो वृद्धि के वजह से दोष शाखा से कोष्ठ के तरफ आने की गति बढ़ जाती है, वो गति प्राप्त होगी। और उसी समय आप वमन करवाते हो, जिससे कि दोषों का, खास करके कफ प्रधान दोषों का सही से निर्हरण होता है। अब इसमें वायु का निग्रह भी बहुत जरूरी है। जहाँ पे विबंध है, वातानुलोमन नहीं हो रहा है, उस कंडीशन में दोष शाखा से कोष्ठ की तरफ सम्यक रूप से नहीं आ सकते। आपने वृद्धि भी करवा दी और भी कोई चीजें करवा दी, तो शरीर में वातानुलोमन होना बहुत जरूरी है। और वातानुलोमन जो है वो सम्यक स्नेहन का पहला लक्षण है। ठीक है, जहाँ पे वातानुलोमन नहीं हो रहा है वहां पे हम आगे संशोधन प्लान नहीं कर सकते। ये चीज हम स्नेहपान से भी अचीव कर सकते हैं, कुछ केसेस में हम ये बस्ती से भी अचीव कर सकते हैं, लेकिन हमें सार्वदैहिक वातानुलोमन की जरूरी होती है। बस्ती का कार्य क्षेत्र खास करके नाभि के नीचे के क्षेत्र में है, तो इसलिए संशोधन के लिए हम सिर्फ बस्ती देके हम संशोधन प्लान करें, ये नहीं हो सकता। इसलिए हमें वहां पे आभ्यंतर मुख मार्ग से स्नेहन देना बहुत जरूरी होता है, जिससे वातानुलोमन जो है वो हम अचीव करते हैं। और वातानुलोमन के वजह से जो है वायु का निग्रह के वजह से हम दोषों को शाखा से कोष्ठ में लाने के लिए मदद कर सकते हैं। अब यहाँ आगे और इम्पोर्टेंट चीज बोली हुई है कि अजातानाम अनुत्पत्तो जातानाम विनिवृत्तये रोगाणाम यो विधिर दृष्ट सुखार्थी तम समाचरेत। अब जो अजात है, जो उत्पन्न नहीं हुए हैं, उनकी अनुत्पत्ति नहीं होनी चाहिए, उनकी उत्पत्ति नहीं होनी चाहिए। और जो उत्पन्न हुए हैं उनका निवारण करना, उसके लिए ये विधि है, और उसके लिए हमें चिकित्सा करनी चाहिए, और उससे सुख की प्राप्ति होती है। सुख के लिए भी अपना पहले डिस्कशन हो चुका है। ख का मतलब है अवकाश। जिसके शरीर में अवकाश मतलब स्त्रोतस ये अच्छे है वो सुखी है, जिसमें अवकाश गड़बड़ है वो दुखी है। तो सुख संज्ञकम आरोग्यम विकारो दुखम एवच, ये आपने पढ़ा हुआ है सबने। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है। जहाँ पे दुख है मतलब व्याधि है, मतलब कहीं ना कहीं स्त्रोतो दुष्टि है, कहीं ना कहीं अवकाश जो है वो सही नहीं है। अब इसके बाद का ये है सुखार्था सर्वभूताना मता सर्वा प्रवृत्तया ज्ञाना ज्ञान विशेषातु मार्गा मार्ग प्रवृत्तया। ये चरक ने बोली हुई लाइन है। यही लाइन अष्टांग हृदय में भी आपको मिलेगी। ऊपर की लाइन सेम है, सुखार्था सर्वभूताना मता सर्वा प्रवृत्तया। दूसरी लाइन है सुखम च न विना धर्मा तस्मात् धर्म परो भवेत्। अब जैसे काल का परिवर्तन हुआ, इन्होंने बोला कि ज्ञान के विशेषता से यहाँ पे लोगों की प्रवृत्ति जो है वो बदलती है। किसी को जो है क्षणिक सुख अच्छा लगता है, किसी को जीवालौल्य जो है वो कि मैं ये खाऊंगा तो ही मुझे ठीक लगेगा, ये सुख के लिए ही होता है।
कोई ये सोचेगा कि मैं ये खाऊंगा तो ये मेरे लिए नुकसान है, आगे चल के मुझे जो है वो व्याधि उत्पन्न होगी, तो अल्टीमेटली वो खुद के सुख के लिए ही सोच रहा है। तो हर व्यक्ति की टेंडेंसी जो है वो सुख के लिए होती है, लेकिन समझ ना समझ के वजह से किसी को ज्ञान नहीं होता है। अब सुबह पानी नहीं पीना है, सुबह एक लोटा पानी पीने से क्या नुकसान होता है, ये जब पेशेंट को आप समझाओगे तब उसको समझ में आएगा और उससे ज्ञान होगा। और वैसे भी मनोदोषों के लिए भी बोला है धी धैर्य आत्मविज्ञान, दूर हो जाते हैं। तो जब तक आप काउंसलिंग प्रॉपर करोगे, काउंसलिंग से पेशेंट को बताओगे कि ये चीजें आपके लिए अच्छी है, ये चीजें आपके लिए बुरी है, उसके बाद में उससे समझ में आएगा कि मैं अभी क्या गलती कर रहा था या कर रही थी जिसकी वजह से मुझे व्याधि हुई है। वो चीजें वो करना जैसे बंद कर देगा, उसकी व्याधि ठीक हो जाएगी और वो सुखी हो जाएगा। तो यही पूरा चरक का कहना है, और उसको अष्टांग हृदय ने और सिंपल किया है कि आपका धर्म क्या है। धर्म जो कहता है वो चीज सही से करनी है, वैद्य ने जो बोला है उसको फॉलो करना, ये रुग्ण का धर्म है। अब वो सही ढंग से फॉलो करेगा, वो अपना धर्म का पालन करेगा तो वो सुखी हो जाएगा। ठीक है। अब हितम एवानुरुध्यन्ते परीक्षका रजो मोहा प्रिय कहा। मतलब ये जो अभी मैंने बात बोली कि कुछ लोगों को समझ में आता है कि ये अपने लिए हितकारक है या अपने लिए अहितकारक है, फिर भी वो रज मोह से आवृत होने की वजह से वो जो गलतियां कर लेते हैं, अब इसी को ही प्रज्ञापराध कहते हैं। श्रुतम बुद्धि स्मृतिर दाक्ष ध्रुति हित निवेशनम वाग विशुद्धि शमो धैर्यम आश्रयंती परीक्षकम। अब ये सारे गुण जो है ये परीक्षक में होने चाहिए। लौकिकम नाश्रयन्ते ते गुणा मोह रजश्रितम तन्मूला बहवो यान्ति रोगा शरीर मानसा। अब ये अगर किसी में नहीं है तो उनमें सारे शारीरिक और मानसिक रोग उत्पन्न होंगे। तो आपको काउंसलिंग करना आपका काम है, वो उसको कौन से सुख के लिए वो रुग्ण लेता है और उस रुग्ण की सुख की कंसेप्ट क्या है वो उसके ऊपर है। वो जितना आपको सही से फॉलो करेगा उतना जल्दी वो व्याधि से मुक्त होगा, जो फॉलो नहीं करेगा वो व्याधि से मुक्त नहीं होगा। तो एक सिंपल चीज है, आप बोल दो इतने पथ्य मैंने बोले, पथ्य आप फॉलो करोगे तो आप ठीक होगे, नहीं करोगे तो नहीं होंगे। ये इतने जो 3-4 श्लोक है इनका सार यही है। यहाँ तक हमने ये देखा, इसके आगे का पार्ट जो है वो हम और बाद में देख लेंगे। अब यहाँ तक कोई क्वेश्चंस है तो उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। क्या क्या विमार्ग गमन। हाँ, इस एग्जाम्पल से जान सकेंगे कि ये व्याधि इस वजह से हुई है, विमार्ग गमन से हुई है। जैसे रक्त से मांस की उत्पत्ति होनी चाहिए। यस सर। ठीक है। तो रक्त से मांस की उत्पत्ति ना होते हुए रक्त की अत्यधिक वृद्धि हो रही है। ठीक है। उसका जब स्त्राव होता है तो उसे हम बोलेंगे अति प्रवृत्ति। तो ये आ गया व्याधि का एग्जाम्पल रक्त पित्त। ठीक है। और जब ये इसका मार्ग है कि रक्त से मांस, मांस से मेद, ये क्रम जो है ये क्रम ना होते हुए रक्त ही ज्यादा बढ़ रहा है। ऐसी कौन सी व्याधि है जिसमें रक्त की मात्रा ज्यादा बढ़ जाती है? ये बोला हुआ है और प्रैक्टिकली भी मिलता है, एचबी लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। याद आ रहा है किसी को? नहीं सर। आप राजयक्ष्मा व्याधि पढ़ो।
यस सर, राजयक्ष्मा। राजयक्ष्मा में लिखा हुआ है कि रक्तम मांसादीन अगच्छन, मतलब मांसादी में ना जाते हुए वो खुद बढ़ने लगता है अपनी मात्रा से ज्यादा, और वो पीछे जो है वो रस को भी बढ़ाता है, और रस में भी फिर किट्ट रूप जो है वो किट्ट रूप कफ जो है वो ज्यादा बढ़ने लगता है, और कफ प्रधान दोष जो है रुद्देशु रसवर्त्मसु, ये फिर चरक में बोला हुआ है। अष्टांग हृदय में आप राजयक्ष्मा व्याधि पढ़ोगे, उसमें आपको ये कंसेप्ट समझ में आएगा कि विमार्ग गमन क्या है। जैसे रस से मांस की उत्पत्ति होनी चाहिए, वो ना होते हुए वो रस को रक्त से मांस की उत्पत्ति होनी चाहिए, वो मांस ना बढ़ाते हुए उल्टा रस को बढ़ा रहा है पीछे के धातु को। ठीक है, तो ये विमार्ग गमन है। फिर सर चिकित्सा क्या करेंगे इसमें? रक्त दातु करने चाहिए, रस के करने चाहिए? हमें वही चिकित्सा जो है वहां पे हमें स्त्रोतोदुष्टि दूर करने के लिए चिकित्सा, वहां क्लियर कट इंडिकेशन दिया हुआ है। चिकित्सा हमें क्या करना है, वहां पे वमन के योग्य बोला है, विरेचन के अयोग्य बोला हुआ है। ठीक है, अगर हम देखेंगे स्त्रोतोशोधन विरेचन की फलश्रुति देखेंगे तो वहां पे फलश्रुति में स्त्रोतोशोधन दिया हुआ है, एक विलेचन का लाभ। ठीक है, लेकिन यहाँ पे रस प्रधान रुद्ध दोष है, कफ प्रधान रुद्ध दोष है, इसलिए हमें यहाँ पे पहले वमन हमें करने के लिए बोला है। वमन के योग्य जो है उनमें वमन करना है, जो योग्य नहीं है उनमें रस रक्त का पाचन करके मांस धातु का वृद्धि करने वाली चीजें बोली हुई है। और यहाँ पे जुगुत्सा चिकित्सा बोला है ना, मांसाद मांस का सेवन करना है। yes, जो 2 बार अग्नि का काम उस पे हो चुका है, ऐसे मांस का सेवन। और वृद्धि समाने सर्वेशा, ये भी वहाँ नियम लगता है कि मांस का क्षय हो रहा है तो मांस का सेवन हमें करवाना है, लेकिन वो मांस अग्नि की अपेक्षा रखता है, इसलिए मांसाद मांस मतलब एक बार मांस खाया उसको फिर पचाया, और ऐसे प्राणियों का मांस खाने के लिए बोला है कि जिसको अग्नि का काम जिस पे अच्छा हो चुका है। तो इस तरह से हमें चिकित्सा, जिसका क्षय है, जिसकी वृद्धि है, और जहाँ पे स्त्रोतोस में अवरुद्ध है, वो सारा देखते हुए, इसीलिए वहां के कल्प आप देखो, जैसे सीतोपलादि दिया हुआ है या तालिस आदि दिया हुआ है, संस्कारित करके वहां बोला हुआ है कि संस्कारित करके, या अजा मांस बोला हुआ है, या अजा क्षीर बोला हुआ है, जो कि क्षीर जो है वो अपने आप में मधुर होता है, लेकिन अजा का क्षीर जो है वो तिक्त कटु रसात्मक होता है। तो कट्टु पौष्टिक औषधियां वहां बोली हुई है, जो स्त्रोतोशोधन भी हो जिससे, और जो अपना टारगेट धातु है उसका वृद्धि भी हो। तो ये चीजें वहाँ चिकित्सा हमें इस तरह से करनी है। यस सर, थैंक यू सर। और कोई क्वेश्चन है? चलो ठीक है, थैंक यू सर। नेक्स्ट हम देखेंगे मंडे को। ठीक है, ओके सर। टॉपिक आप पहले डिसाइड करके बता देना मुझे। सर अतिसार से ही कंटिन्यू करते हैं। ठीक है।